शुरुआत में यह टाइटल आप पढ़ लिए होंगे कि मेरे साथ अन्य 6 के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ है, ये वजह जान लीजिए। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हैं आप। एक्सपोज मीडिया के विकास राज यानी कि मैं, बेलगाम भारत के चितरंजन राय सर, करिश्मा की रिपोर्ट की करिश्मा बहन और अन्य 4 के साथ ये मामला हुआ है। मतलब 3 जिसका नाम लिया उनके साथ, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है और 4 जो जिनका नाम सामने नहीं आया है। और बाकी आप लोगों को ये बात क्यों बताने आए हैं ये भी जानना जरूरी है। बाकी आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा कब तक होगा और क्या गलत हमने किया और क्या गलत हमने नहीं किया। ये सभी बातों का आप लोगों को जवाब देने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना जवाब सवाल कमेंट में ड्रॉप करेंगे, लेकिन तब जब हम पहले अपनी बातों को रख लेंगे। देखिए, मेरा काम क्या है, हम अभी किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देंगे, उसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उन सभी को एक ही बार में प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे सुनिए। देखिए, करिश्मा सिंह का कमेंट भी आ गया है, प्रणाम कर दिए। प्रणाम बहन, बहुत बहादुर हो तुम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है करिश्मा। चलो अब शुरू करते हैं। चलिए आप लोग की क्या वजह क्या हुआ। देखिए, दीपक रिक्शा वाले को तो आप लोग सब जान गए होंगे। दीपक शर्मा रिक्शा वाले को वो बहुत बढ़िया मिमिक्री करता है, ठीक है, वो बात अलग है, बढ़िया मिमिक्री करता है। कई नेशनल टेलीविजन पे उसका इंटरव्यू चला था, ये भी बढ़िया बात है, हमको इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति यहाँ पे ये है कि आखिर लोगों को झूठ बोलने का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, आपने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया, हम उसका जवाब देंगे। हम उस बात के लिए हम नहीं आए हैं, हम अपने जनता के लिए आए हैं, क्योंकि जिनके लिए हम काम करते हैं सबसे पहले उनको जब बताना जरूरी है कि आखिर आपका विकास राज क्या गलत करता है और क्या सही करता है। और जो ये हमारे जनता है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये लोग डिसाइड करेंगे कि विकास राज गलत है तो विकास राज अपने आप को गलत मानेगा, वरना नहीं मानेगा। और एफआईआर करने से और ये सब करने से हम गलत साबित नहीं हो जाते हैं। आपको तथ्य दिया जाएगा, आपको आधार दिया जाएगा, सवाल कहाँ से उठा था, इन बातों को रखा जाएगा, वो अलग बात है। और ये सभी बातें हम इस वीडियोस में आप लोगों के सामने रख देंगे। देखिए, हुआ ये कि जिस दिन दीपक शर्मा रिक्शा वाले की वीडियो वायरल होती है और बिहार के सबसे बड़े सोशल मीडिया जर्नलिस्ट उनको कवर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो मामला बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है बिहार में। और बिहार में मामला ट्रेंड क्यों करता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के पत्रकार उनको कवर किए थे वो एक सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टार हैं। वो जिस न्यूज़ को वो कवर कर देते हैं, उस न्यूज़ को पूरा बिहार का पत्रकार कवर करता है, चाहे उस पत्रकार को बिहार के पटना में आने के लिए 500 किलोमीटर ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, 400 किलोमीटर ट्रैवल क्यों ना करना पड़े। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, अच्छा लगा, अच्छा है, आप कवर कीजिए। लेकिन सिर्फ इतना बताइए कि लोगों को झूठ परोस के, लोगों के सामने झूठ परोस के आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं। और इस झूठ को अगर विकास राज, करिश्मा की रिपोर्ट, बेलगाम भारत, और यहाँ पे आप नाम को रिशेड्यूल कर दीजिए, मतलब पीछे लेके चलिए। सबसे पहले चितरंजन राय, करिश्मा की रिपोर्ट, फिर विकास राज बोलिए। क्योंकि आप लोग को पहले दिन से हम बोल रहे हैं कि इस मैटर में जितना तहकीकात, जितनी बातों का सच्चाई का पता लगाना चितरंजन राय सर और करिश्मा की रिपोर्ट ने किया है, उतना विकास राज ने नहीं किया है। विकास राज ने उन लोगों के साथ हिम्मत बन के खड़ा होने का काम किया है। विकास राज ने उन लोगों को तरीका बोला, करिश्मा को, और चितरंजन राय सर तो खैर सीनियर हैं, वो तो हमें सिखाते हैं, उनको सिखाने का जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक टीम है जो हम लोग मिलके काम करते हैं। लेकिन उन लोगों के जैसा टीम बना के नहीं सड़कों पे चलते हैं ना, कि एक ही किसी का रिपोर्टिंग करना है, बाइट लेना है तो चढ़ गए चारों तरफ से कुर्सी लगा के, ये भी अलग बात है। देखिए, सबसे पहले जब ये बात उठी तो क्या कहा गया आप लोगों के सामने, फिर वही वापस बात दोहराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आखिर विकास राज कहाँ गलत था, कहाँ सही था। बोला ये गया कि दीपक शर्मा रिक्शा वाला इतना गरीब है कि वो बाहर सोता है। ठीक है, वो बाहर सोता है, उसकी बहन अभी शादी नहीं उसकी बहन की हो रही है क्योंकि वो बहुत गरीब है। समझिएगा बात को, अगर हम गलत बोलेंगे तो बताइएगा। दीपक शर्मा ये कहते हैं कि हमने शादी नहीं किया। क्यों नहीं शादी किया? क्योंकि हम बहुत गरीब थे और हमको अपनी बहन की शादी करनी थी। तभी सोशल मीडिया के सबसे बड़े जर्नलिस्ट साहब आते हैं और उनके हाथ में एक मोबाइल फोन रख देते हैं। हालांकि दीपक शर्मा रिक्शा वाला मिमिक्री बहुत बढ़िया करता है और बड़ा खुदगर्ज इंसान है। खुदगर्ज मतलब समझते हैं ना, जो किसी का दिया 1 रुपया भी ना ले, जो अपने दम पे कमा के खाना सीखे, जो अपने दम पे अपने परिवार का भरण पोषण करना जाने। लेकिन पता नहीं वो दीपक शर्मा रिक्शा वाला जो खुदगर्ज इंसान था, लाइट कट गया, कोई बात नहीं, अच्छा ये दिक्कत था, ठीक है। देखिए, दीपक शर्मा बहुत खुदगर्ज इंसान था, ठीक है। तो पता नहीं वो ये गलती कैसे कर दिया कि उसने वो फोन ले लिया।
फोन लिया तो ठीक है, ये भी समझ में आता है कि चलो एज ए गिफ्ट उसको फोन मिल गया, पर उसी फोन से आप चंदा ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप लोग को लग रहा होगा कि विकास सर जो बोल रहा है इसके हिसाब से तो भाई ठीक है, उसकी बहन गरीब है, उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो यार चंदा देना चाहिए। चंदा दिया भी गया, लोग दिए भी, 1,50,000, 5,000, 10,000, जितना उसके खाता में है। हम ये नहीं कहते, और ना हमने एक बार भी कहा है कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ है कि 10 करोड़ है। जहां पे हमको पता नहीं रहता एग्जैक्ट वैल्यू, हम वहां पे बात नहीं करते, ये आप लोगों को पता है और ये हमको भी पता है। हमको पता है कि हम कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत है, ये हमको अच्छे से पता है, और वही बताने हम आप लोग के सामने आए हैं। देखिए, जब दीपक शर्मा रिक्शा वाले की बहन जब आर ब्लॉक चौराहे पे खड़ा होके अपने भाई का केयर टेकर का काम करती है, ठीक है, केयर टेकर का काम कर रही होती है और ये डिसाइड कर रही होती है कि वो किसको रिपोर्टिंग में अब बाइट देगी, ठीक है, किसको रिपोर्टिंग में वो बाइट अब नहीं देंगे रिक्शा वाले, कब उनके भाई बीमार हो रहे हैं, कब उनका सर दर्द कर रहा है, ये सब जिम्मा उनकी बहन के सर पे होता था और वहीं आसपास होते थे। लेकिन इसमें उनकी बहन का छवि खराब नहीं हुआ दीपक शर्मा रिक्शा वाले का। जब वो अपनी बहन के नाम पे चंदा मांग रहे थे शादी का, तब छवि खराब नहीं हुआ। तभी मेरे पास और चितरंजन राय सर के पास एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल सुन के ही अपने करीबी आदमी ने किया, बता देंगे तो उसमें भी इज्जत चल जाएगा। सही बता रहे हैं, अगर हम बता देंगे तो उसमें भी इन लोग का इज्जत चल जाएगा कि हमको कौन फोन किया था। हिंट्स के तौर पे बता देंगे ना, हिंट्सो दे देंगे ना, तो इन लोग का काम खराब हो जाएगा। खैर, बताया जाएगा जब सवाल जवाब किया जाएगा, जब सामने बैठेंगे तो देखिए, जब फोन आता है तो ये पता चलता है कि मैडम का तो लव अफेयर चल रहा है, और जहाँ पे स्टूडियो में ये काम करती थी वहीं पे, और स्टूडियो में काम करने के बाद इन लोगों का लव अफेयर हुआ, और लव अफेयर होने के बाद इन लोगों ने शादी करना डिसाइड किया। तो जब लव मैरिज कर रहे थे तो दीपक शर्मा रिक्शा वाला फिर भाई का नाम क्यों लाया, बहन का नाम क्यों लाया बीच में, ये बात बनती है। दूसरी बात कि जब दीपक शर्मा कहते हैं कि हम शादीशुदा नहीं थे, समझिएगा, दीपक शर्मा रिक्शा वाले कहते हैं हम शादीशुदा नहीं है, मतलब हम शादी नहीं किए क्योंकि बहुत एक्सट्रीम गरीब है, उनकी गरीबी की वजह से उनसे कोई शादी नहीं किया, ये भी ठीक है। लेकिन वो विकलांग पत्नी कौन है? आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे पास एक पत्नी है और वो हमको लगाती नहीं है, मानती नहीं है, तो हम उसको अपना पत्नी नहीं मानते हैं। तो नहीं मानने से पत्नी नहीं हो जाएगी, ऐसा किसने कह दिया? ऐसा किसने कह दिया? प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में, आज भी उनकी पत्नी है और ये पूरा देश जानता है। वो नहीं रहते उनके साथ में, वर्षों से नहीं रहते हैं, त्याग कर दिए हैं घर का, इसके बाद भी उनकी पत्नी है ना, इसके बाद भी पत्नी है, लोग जानते हैं। ऐसा थोड़े कि वो कहते हैं हम शादी नहीं किए हैं, शादी किए हैं, संन्यास ले लिए, चाहे जो भी उनका अपना पर्सनल रीजन हो। चलिए यहां तक समझ गए। अब देखिए, अब इन लोगों के गरीबी पे आते हैं। इन लोग रिक्शा वाला इतना गरीब परिवार निकला कि क्या ही बताएं हम आपको। अब हमको हंसी आ जाएगा जब हम आप लोगों के सामने बोलेंगे। तो देखिए, दीपक शर्मा का भाई जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता है, उसको विदेश से कई जगह से नौकरी का ऑफर आ चुका है, वहां से 70,000 का नौकरी करते थे, ऐसा बता रहे हैं। और ये कहते हैं कि हम अपने घर में पढ़ लिख के काबिल बन सकें, इसलिए मेरी बहन स्टूडियो में काम करती थी और मेरा भाई रिक्शा चलाता था। 3-4 नौकरी छोड़ चुके हैं वो जैसा कि बताते हैं जो हमने सुना है। ये भी बढ़िया बात है। तो इसमें आप गरीब कहाँ हैं? हमको इतना बताइए ना, दीपक शर्मा के भाई साहब, जो आप इतना लबर लबर करते चल रहे हैं, तो आप गरीब कहाँ हैं? आपकी बहन और आपका भाई अगर मेहनत मजदूरी करके आपको विदेश में पढ़ने भेजता है, अगर आपको दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ने के लिए भेजता है, जामिया मिलिया इस्लामिया में आप पढ़ते हैं, तो आप गरीब कैसे हैं? आप सक्षम हैं, आपके पास इतनी काबिलियत आज भी है कि आप सड़कों पे खड़े होकर कमा लीजिएगा, तो अपनी बहन के लिए रोड पे हाथ फैला के भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन आपने तो अपनी निर्लजता की हदें पार कर दी। पता नहीं आप अपने दिल्ली के उन कमरों में बैठ के निवाला कैसे अपने गले से नीचे उतारते होंगे, जब आपका बड़ा भाई हाथ से रिक्शा खींचता होगा और जब आपकी बहन स्टूडियो में काम करके आपको पैसा भेजे खिलाती होगी इस उम्र में। क्योंकि आपका उम्र देखने के बाद पूरे बिहार को और पूरे देश को पता चल जाएगा कि आपको कब तक पढ़ाने लिखाने का जरूरत है। हम भी अपने घर के बेटा है, मेरे जैसे कई और लोग हैं जो अपने घर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और हम भी दिल्ली से ही पढ़ के लौटे हैं। जिस तरह से आप डिग्री की बात कर रहे हैं ना, यहाँ फर्जी डिग्री लेके कोई नहीं बैठा है जनाब। आप डिग्री पे बात कीजिए ना, आप पढ़ाई लिखाई पे बात कीजिए ना, आप तथ्य के आधार पे लड़िए ना। और आप क्या कह रहे थे कि आर्टिकल ये कौन सा धारा लगाया है 66A, जिसमें हमको 2 साल का जुर्म हो जाएगा और जेल हो जाएगा। और अपने आप को आप क्या कह रहे थे कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तो कानून से लड़ेंगे। एक बात बताइए, कौन से कानून में आपने ये पढ़ लिया कि, और कौन से थाने वाले ने मुझ पे 66A लगा दिया धारा?
क्या आपको यह बात नहीं पता है कि यह धारा को खारिज कर दिया गया है? नहीं पता है तो जाके जानिए। आम इंसान के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था इस धारा में। कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को नहीं रख रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को खत्म कर दिया है। आपको नहीं पता है और आप मीडिया में आके लबरई कर रहे हैं कि हमने सामने वाले पे 66A लगा दिया है। जितने प्रशासनिक लोग आपका वीडियो देखे होंगे पहले तो आप पे हंसे होंगे। सही बता रहे हैं, सबसे पहले आप पे हंसे होंगे कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और किस यूनिवर्सिटी का नाम आप धसवा रहे हैं बिहार में आके, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। आपके साथ पढ़ाई लिखाई करने वाले जो लोग होंगे आज वो आप पे थूक रहे होंगे कि यहाँ पे दिल्ली में सेखी बघाड़ता था और यहाँ पे भाई इसका दिल्ली में पटना में रिक्शा चला के इसका पेट भर रहा था और ये नौकरी छोड़ के फुटानी कर रहा था कि हम डायरेक्ट नासा में काम करेंगे। यही था ना, एब्रोड का नौकरी आप छोड़ दिए। जिसके घर में इतना किल्लत की जिंदगी हो कि उसकी बहन की शादी के लिए इंतजार कर रहा हो, बड़ा भाई भीख मांग रहा हो, और आप नौकरी पे नौकरी छोड़ते हैं और कहते हैं मेरे अंदर काबिलियत है। माफ कीजिए साहब, मेरे हिसाब से आप जाहिलियत है आपके अंदर, काबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है। और क्या ये दीपक शर्मा रिक्शा वाले क्या कहते हैं एक बाइट में कि हम रिक्शा मेरा 2-3 बार चोरी हो गया, इस चलते हम बाइट में बोल देते कि बाहर सोते हैं, जबकि आप लोग उनके घर के वीडियोस जो रेंट पे रहते हैं, घर मतलब एक बात आप लोग को बता देते हैं। कोई अगर एक रूम का किराया देता है ना 10 बाई 10 का, और 1 महीने का अगर हम किराया दिए हैं तो 1 महीना के लिए मेरा घर हो गया, क्योंकि 1 महीना के लिए आपने उस घर को मेरे नाम पे गिरवी रख दिया, 1 महीने के रेंट लिया तो वो घर हो जाता है जिसमें परिवार रहने लगता है। घर का मतलब अपना बाप का दाखिल खारिज करल नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप लाइक किया कीजिए और बातों को समझा कीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दीपक शर्मा के भाई साहब का नाम तब नहीं खराब हुआ जब उनके भाई का चंदा मांगा जा रहा था चौराहे पे, वो बैठ के किसी दोस्त के कोचिंग में ये सब तमाशा देख रहे थे। उनका नाम तब खराब हुआ जब उनकी बहन का वीडियो वायरल हो गया। तो एक बात आप ही लोग हमको बता दीजिए, और यही बात सत्य बात है और यही बात मेन बात है कि आप ही लोग हमको एक बात बता दीजिए कि फिर पत्रकार सच्चाई को कैसे सामने लाए। फिर पत्रकार के पास सच्चाई सामने लाने का क्या ऑप्शन है? और आप जो कह रहे हैं कि आपकी बहन से पूछे, हम लोगों ने वीडियो चला दिया, तो आपकी बहन तो पब्लिकली हो ही चुकी थी, आप पब्लिक फिगर हो चुकी थी आपकी बहन। फिर उनका वीडियो चलाने में कौन सा कानून का हम लोग हनन कर दिए, कौन सा कानून का उल्लंघन कर दिए बताइए हमको। आप उस बहन के नाम पे डोनेशन ले रहे हैं, आप उस बहन के चंदा मांगने के लिए हाथ में फोन ले लिए हैं, और उस बहन की सच्चाई लाने के लिए अगर हम लोगों को वीडियो सामने लाना पड़ता है तो आप कहते हैं कि आपकी बहन को अपमानित किया गया है। नाइट वियर में वो निकल के आ गई थी। महाशय एक बात बताइए, दिन के 12 बजे वो वीडियो बनाया गया है, ऊपर से नीचे तक आपकी बहन ढके हुए कपड़े में है, दुपट्टा है उनके कंधे पे। मेरी बहन, मेरी माता मेरे घर में वैसे ही रहती है मेरे सामने, सभी की माता बहनें घर में नाइटी पहनती है। कितने आप जाके देखिए, शिक्षित समाज में रहिएगा तब तो आपको पता चलेगा। तो चले जब अपने घर पे बात आया तो कपड़ों से आकलन कर रहे हैं आप। सभ्य समाज में जाके देखिए, जब गलियों में सब्जियां बेचने आता है ना ठेला पे, तो माँ बहनें वैसे ही लेके नाइटी पहन के एक दुपट्टा रख के नीचे सब्जी खरीदने चली जाती हैं। नहीं पता है तो निकल के देखिए शहरों में, वक्त बदल चुका है। और आप कहते हैं कि आपकी बहन के सम्मान का हनन हम लोगों ने किया है। हम लोगों के पास ये ऑप्शन भी था ना कि जैसे 7-8 पत्रकार मेरे मुंह के आगे माइक लगाए थे, वैसे ही हम लोग आपकी बहन के सामने भी माइक लगा देते, ठीक है। और उस समय आप लोगों को ज्यादा अपमानित होना पड़ता। लेकिन आप लोग क्या, आप जनता इस बात का जवाब दीजिए कि क्या मुंह में माइक लगा देने से वो लड़की सच बोलती? क्या इस बात का खुलासा हो पाता है कि वो लव मैरिज शादी करने जा रही है? हो पाता है इस बात का खुलासा कि वो लव मैरिज शादी करने जा रही है, एंटी कास्ट शादी करने जा रही है? उस लड़की को अप्रिशिएट करते इस चीज के लिए हम कि वो एंटी कास्ट और लव मैरिज करने जा रही है। लेकिन यार आप लोगों ने उस लड़के के परिवार का भी सम्मान नहीं किया। आप लोग एक बार उस लड़के से जाके पूछ लेते कि बेटे कितना बाराती लेके आओगे, कितने लोगों को वेज और नॉनवेज खिलाना है, कितने लोगों को मालपुआ खिलाना है, कितने लोगों को रसमलाई खिलाना है, उस हिसाब से हम डोनेशन लेंगे। क्योंकि बिहार में तो दहेज बंद है। नीतीश कुमार जी जान जाएंगे तो आप पे 4 गोलगे मुकदमा करवाएंगे। तो खाने ही पीने और इंतजामे के लिए ना आप कर रहे थे जी। तो मतलब ये मान लिया जाए कि जो एक भाई एक बहन
पढ़ा के किसी को दिल्ली और विदेश पहुंचा सकता है, वो दो भाई में इतना कुव्वत नहीं है कि अपने कंधा पे जिम्मेदारी लेके अपनी बहन की शादी करवा दे। और आप भीख मांगते हैं और आप कहते हैं कि आपके मान और सम्मान का हनन हुआ है।